लू शेंग धीरे धीरे सांस लेते हुए बुदबुदाता रहा। यह म्यूटेटेड शरीर अक्सर अपनी ही इच्छा दिखाने लगता था। थोड़ी स्वतंत्रता वह सह सकता था, लेकिन जब यह उसे धोखा देकर दुश्मन का साथ दे, तब यह सीमा पार कर देता था। अगर वह अपने शरीर पर ही पूरा नियंत्रण न रख सके, तो वह खुद को मार्शल आर्टिस्ट कैसे कह सकता है। लू शेंग के शरीर के भीतर 22 अनडाइंग सेल्स भट्ठियों की तरह जलने लगीं। उसके एटर्नल स्टार बॉडी का टूटा तारामंडल फिर से चमकने लगा। हर बेकाबू म्यूटेटेड सेल को ढूंढकर नष्ट किया जा रहा था और उसकी ऊर्जा अनडाइंग सेल्स और स्टार बॉडी को दी जा रही थी। यह एक लंबी लड़ाई बन गई। उसके पूरे निचले शरीर से दर्द भरी आवाज निकली क्योंकि अनगिनत म्यूटेटेड सेल्स नष्ट हो रहे थे। अगर जीना चाहते हो तो सिमट जाओ, उसने आदेश दिया। संघनित हो जाओ, विकसित हो जाओ, ऊंचे स्तर पर पहुंचो, नहीं तो खत्म हो जाओ। लू शेंग लगातार अपनी लोहे जैसी इच्छा उन सेल्स पर थोपता रहा, उन्हें मजबूर करता रहा कि वे उसके मानकों के अनुसार बदलें। उसकी आंखों की रोशनी अब इंसानों जैसी नहीं थी, वह देवताओं से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसे एहसास हुआ कि वह इन म्यूटेटेड सेल्स के लिए एक नया जैविक नियम बना रहा है। यह बेहद कठिन प्रक्रिया थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा बहुत बड़ी थी। वह जानना चाहता था कि म्यूटेटेड सेल को असली अनडाइंग सेल बनने के लिए कैसी विकास प्रक्रिया चाहिए। अंधकार और दिव्यता के इस मिलन से आखिर किस तरह का अस्तित्व पैदा होगा? क्या ऐसा सेल स्वर्ग और पृथ्वी के नियम मिट जाने पर भी टिक सकेगा? लू शेंग ध्यान से देखता रहा। उसका म्यूटेटेड निचला शरीर तेजी से सड़कर गिरने लगा। उसकी जगह एटर्नल स्टार बॉडी की नई संरचना उभरने लगी। उसकी साधना के लगातार दबाव में हर म्यूटेटेड सेल ठहराव के बजाय मौत चुनने लगा। उसके पैरों की अनडाइंग सेल्स आगे बढ़कर बड़ी तेजी से म्यूटेशन को शुद्ध करने लगीं। आखिरकार बचे हुए म्यूटेटेड सेल्स भी झुक गए। उनकी अराजक शक्ति सिमटकर एक बिंदु में जमा होने लगी। हर सेल की ऊर्जा एक ही केंद्र में इकट्ठी होने लगी। लू शेंग ने अपना पूरा ध्यान उस बिंदु पर लगाया और अपनी सारी ऊर्जा उसमें डाल दी। वह देखता रहा कि अंतिम किंगटेयर म्यूटेटेड सेल तेजी से विकसित होने लगा। यह प्रक्रिया बिल्कुल वैसी थी जैसे उसकी पहली 22 अनडाइंग सेल्स बनी थीं। कुछ ही धड़कनों में वह सेल 10,000, फिर 1,00,000, फिर 1,000,000 विकास चक्रों से गुजर गया। लू शेंग की आंखें चमक उठीं। वह महसूस कर सकता था कि स्वर्ग और पृथ्वी के नियम धीरे धीरे इस सेल पर अपना असर खो रहे हैं। लेकिन जैसे ही वह किंगटेयर सेल एक नए अस्तित्व में प्रवेश करने वाला था, प्रक्रिया अचानक रुक गई। लू शेंग चौंक गया। उसका मार्शल बॉडी अब पूरी तरह विकसित हो चुका था। वह सेल अब गहरे काले रंग का हो गया था और उसकी बाईं टांग में शांत पड़ा था। म्यूटेशन की ऊर्जा खत्म हो चुकी थी, इसलिए परिवर्तन रुक गया। क्या बेकार मौका चला गया? युवक बुदबुदाया और अपने हाथ के पीछे बची आंख को देखते हुए सोचने लगा। उसके चेहरे पर एक पल के लिए हल्की निराशा आई, लेकिन वह तुरंत गायब हो गई। उसने सोचा कि इस रास्ते का सिद्धांत सही है, बस आगे और प्रयोग और डेटा की जरूरत है। अचानक उसकी इंद्रियां चौकन्नी हो गईं। उसने क्षितिज की ओर देखा जहां आकाश और समुद्र मिलते थे। उसी समय दूर से जहाज के हॉर्न की आवाज आई। धुंध में से एक मध्यम आकार का जहाज दिखाई दिया। उसका रंग सफेद और गहरा नीला था। वह तेजी से पानी को चीरता हुआ उसकी ओर आ रहा था। लू शेंग ने आंखें सिकोड़ लीं। इतनी सुनसान जगह में कौन आएगा, उसने सोचा। उसे पहले ही पता था कि वह अपने मूल स्थान पर नहीं लौटा। चारों ओर बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े थे और तापमान निन्हाई सी से भी ठंडा था। सूरज की स्थिति देखकर उसने अनुमान लगाया कि वह एंटार्कटिक सर्कल के पास पहुंच चुका है।
लेकिन यह वही दुनिया थी जिसमें वह 20 साल से जी रहा था, इस बात का उसे पूरा भरोसा था। हवा की खुशबू से ही उसने पहचान लिया कि यह उसकी अपनी दुनिया है। फिर उसने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग किया और एक सुनहरी मानवाकार ऊर्जा प्रोजेक्शन बनाकर उसे जहाज की ओर भेज दिया। कुछ ही पलों में उसकी ऊर्जा प्रोजेक्शन जहाज के ऊपर पहुंच गई। उसने अपनी शक्ति को समायोजित किया और सुनहरी रोशनी को लगभग अदृश्य बना दिया। सामान्य इंसान उसे देख ही नहीं सकता था। नीचे देखकर उसने पाया कि यह एक वैज्ञानिक शोध जहाज जैसा दिखता है, लेकिन उसकी मानसिक इंद्रियों ने जहाज के अंदर कई शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट की आभा महसूस की। उसने तुरंत उनकी ताकत पहचान ली। 30 योद्धा लेवल 7 से नीचे, 2 लेवल 7 ग्रैंड मास्टर्स और 1 लेवल 8 ग्रेट ग्रैंड मास्टर जो असली नेता था। एक साधारण रिसर्च जहाज पर लेवल 8 का होना काफी अजीब था। फिर उसने उनके चेहरे, बाल और त्वचा देखकर पहचान लिया कि वे लॉन्ग कंट्री के लोग नहीं हैं। उनकी भाषा और जहाज की पहचान देखकर उसने निष्कर्ष निकाला, वे लायन कंट्री के लोग थे। लू शेंग अदृश्य रहते हुए जहाज के अंदर अपनी मानसिक शक्ति से खोज करता रहा, असली केंद्र को ढूंढते हुए। उसकी आंखों में शरारती चमक आई। उसने जहाज की लोहे की दीवारों की परवाह किए बिना अंदर झांका और ऊपर की मंजिल के एक निजी कमरे पर ध्यान केंद्रित किया। देखते हैं यह लेवल 8 ग्रेट ग्रैंड मास्टर कैसा है। कुछ ही पलों में उसे कमरा साफ दिखाई देने लगा, एक बड़ा और शानदार केबिन जो इस ठंडे इलाके में एक आरामदायक जगह जैसा था। वह आदमी इस समय व्यस्त था, एक सुनहरे बालों वाली महिला के साथ जोरदार शारीरिक व्यायाम में लगा हुआ था। लू शेंग ने मन ही मन सोचा कि यह लायन कंट्री के अमीर लोगों की आदत जैसी ही लगती है। यह ग्रेट ग्रैंड मास्टर सुंदर महिलाओं के मामले में काफी कमजोर लगता है। फिर उसकी नजर बेड के पास रखी एक खास अंगूठी पर पड़ी। उसकी आंखें तुरंत पहचान से चमक उठीं, यह वही डिजाइन था जिसे वह पहले देख चुका था। उस पर बना चिन्ह रिंग सील ऑर्गेनाइजेशन का था। यह नाम सुनते ही लू शेंग के दिमाग में कई बातें जुड़ गईं। थोड़ी देर उस लेवल 8 विशेषज्ञ को देखने के बाद उसने समझ लिया कि यह कोई साधारण रिसर्च जहाज नहीं है, बल्कि रिंग सील ग्रुप का खास जहाज है। मुझे आसपास के कमरों की भी जांच करनी चाहिए, उसने सोचा। लू शेंग ने पास वाले कमरे की ओर ध्यान दिया। वहां उसने करीब 20 साल की एक युवती को देखा जिसके गहरे भूरे घुंघराले बाल थे। वह मेज पर झुककर अपने चमड़े की डायरी में कुछ लिख रही थी। उत्सुकता में लू शेंग उसके पास गया और उसके कंधे के ऊपर से पढ़ने लगा। डे 14 ईयर 317। आसमान साफ है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी का 25वां वैलेंटाइंस डे यहाँ पढ़ाई के निर्वासन में मना रही हूँ। यहाँ न कोई पुरानी वाइन है, न मिशेलिन स्टार वाले रेस्टोरेंट का स्टेक और न ही कोई संगीत। सबसे बड़ी बात, मेरे साथ कोई आकर्षक पुरुष भी नहीं है। इसके बजाय मैं इस जहाज के केबिन में फंसी हूँ। चारों ओर एंटार्कटिक सर्कल की ठंडी हवा, अजीब जानवरों के नमूनों की गंध और कभी-कभी दिखाई देने वाले पेंगुइन। आज प्रोफेसर नेल्सन की वैज्ञानिक रिसर्च टीम के साथ काम करते हुए मेरा 28वां दिन है। हम यहाँ के दुर्लभ जीवों से जीन हार्वेस्टिंग के मुख्य चरण के अंत के करीब हैं और जल्द ही हैनयिन शहर वापस लौटने की तैयारी करेंगे। अगर मुझे इस पूरे अभियान को एक वाक्य में बताना पड़े तो मैं कहूंगी, यह डरावना जरूर था, लेकिन उतना ही शानदार भी। प्रोफेसर नेल्सन सच में जेनेटिक इंजीनियरिंग के महान उस्ताद हैं, शायद इस सदी के सबसे महान। उनका ज्ञान और खोज के लिए उनका जुनून मुझे हर दिन प्रेरित करता है। प्रोफेसर नेल्सन के अधीन काम करने का मौका मिलना मेरे करियर की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मैं अपनी यूनिवर्सिटी की मेंटर मिस सीलना की हमेशा आभारी रहूंगी।
जिन्होंने मेरी इतनी जोरदार सिफारिश की। लड़की का पेन कागज पर तेजी से चल रहा था। वह लगभग 2000 शब्द लिख चुकी थी और अभी भी उसका उत्साह कम नहीं हुआ था। डायरी के पन्नों को तेजी से पढ़ते हुए लू शेंग को जहाज के असली उद्देश्य की तस्वीर साफ होने लगी। इस लंबी लिखावट से पता चला कि यह जहाज हैंग येन संगठन की एक चलती फिरती जेनेटिक प्रयोगशाला है, जिसका काम दुर्लभ एग्जॉटिक बीस्ट्स का डीएनए इकट्ठा करना है। चाहे हैंग येन हो, डार्क स्टार हो या ब्लैक मेगा सोसाइटी, ये सभी गुप्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंसानी मार्शल आर्टिस्ट्स में एग्जॉटिक जीन्स मिलाने के दीवाने हैं। वे जानते थे कि इससे कितनी खतरनाक ताकत मिल सकती है, इसलिए वे पागलों की तरह इस शोध में लगे हुए थे। यह टीम हैंग येन की जेनेटिक अग्रिम इकाई थी, इसलिए यहाँ हाई लेवल ग्रैंड मास्टर्स भी मौजूद थे, क्योंकि उन भयानक दानवों को पकड़ने और मारने के लिए ताकतवर लोग चाहिए थे। यह सब देखकर लू शेंग को डोंग शेंगी और लिन वॉन वन की वह घटना याद आ गई जब वे भूमिगत दरारों में गए थे। इस पूरे अभियान का असली दिमाग प्रोफेसर नेल्सन ही था, वही व्यक्ति जिसकी लड़की अपनी डायरी में बार बार तारीफ कर रही थी। उसकी लिखावट से साफ था कि हैंग येन संगठन में नेल्सन की हैसियत बेहद ऊंची है, एक ऐसा वैज्ञानिक जिसकी कीमत दर्जनों जनरलों से भी ज्यादा है। आगे पढ़ते हुए लू शेंग सच में थोड़ा हैरान हुआ। डायरी का यह हिस्सा अचानक दार्शनिक हो गया था। ऐसा लग रहा था कि प्रोफेसर नेल्सन का मानना था कि एग्जॉटिक बीस्ट्स और इंसानी मार्शल आर्ट्स दोनों की जड़ें प्राचीन मिथकों के डीमंस और गॉड्स से जुड़ी हैं। वह यह साबित करने के लिए जुनूनी था कि आधुनिक बायोलॉजी दरअसल पुराने मिथकों को समझाने की एक अधूरी भाषा है। वह अक्सर कहता था कि साइंस का अंतिम पड़ाव मिथोलॉजी है। लू शेंग सोचने लगा, क्या इस अजीब विचार में थोड़ा सच भी हो सकता है? बस आज की डायरी यहीं खत्म करती हूं। लड़की ने पेन रख दिया और खिंचाव लेते हुए अपनी पीठ सीधी की। ठीक उसी पल हवा में से लू शेंग की सुनहरी मानवाकार प्रोजेक्शन उसके सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखों में हल्की बैंगनी चमक उभरी और उसने एक केंद्रित मानसिक ऊर्जा की लहर छोड़ी। बताओ, उसने धीमी गूंजती आवाज में कहा, प्रोफेसर नेल्सन कहाँ मिलेंगे? लड़की का शरीर एक पल के लिए अकड़ गया, फिर ढीला पड़ गया। उसकी पुतलियां फैल गईं और उसकी आंखें खाली हो गईं। वह तुरंत पूरी तरह उसके मानसिक नियंत्रण में आ गई। वह धीमी यांत्रिक आवाज में बोली, तुम कौन हो? जवाब का इंतजार किए बिना उसका हाथ मेज की दराज में गया और उसने एक फोटो निकाली। उसने कांपती उंगली से उस फोटो में दिख रहे बुजुर्ग आदमी की ओर इशारा किया। उसके बिखरे बाल पक्षी के घोंसले जैसे थे और मोटे चश्मे ने उसका चेहरा ढक रखा था। उसकी शक्ल बिल्कुल पागल वैज्ञानिक जैसी लग रही थी। यह प्रोफेसर हैं, उसने कहा। लू शेंग ने तुरंत उस चेहरे को याद कर लिया। समझ गया। अलविदा। अगले ही पल उसकी प्रोजेक्शन रोशनी की चमक के साथ गायब हो गई। करीब 1 मिनट बाद लड़की अचानक हांफते हुए होश में आई। मैं अभी बेहोश हो गई थी क्या? उसने हैरानी से कहा, यह देखकर कि उसके हाथ में अभी भी प्रोफेसर नेल्सन की फोटो थी। होश पूरी तरह लौटने पर उसे शर्म और घबराहट महसूस हुई। यह क्या था? मैं प्रोफेसर की फोटो को देखते हुए सपने क्यों देखने लगी? ओह भगवान! शायद वैलेंटाइंस डे का तनाव है। क्या मैं इतनी अकेली हो गई हूं कि किसी बूढ़े आदमी के बारे में कल्पनाएं करने लगी हूं? फोटो में उस वैज्ञानिक को देखते ही उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उधर उसी समय लू शेंग जहाज के एक दूसरे हिस्से में पहुंच चुका था, एक हाईटेक लैब में जहां मशीनों की आवाज गूंज रही थी और कई कांच के कंटेनरों में तरल उबल रहा था। लैब के बीचों बीच वही बुजुर्ग आदमी कुर्सी पर झुका हुआ हल्की नींद में था। वह नींद में भी बड़बड़ा रहा था। शंग नेशन के मिथक, बाकी सबसे अलग,
प्राचीन देवता वही कुंजी हैं। मुझे और डेटा चाहिए। प्रेरणा उन कथाओं में छिपी है। लू शेंग ने उसकी मेज पर फैली किताबों को देखा। उनके नाम थे ग्रेट ड्रैगन नेशन मिथोलॉजी कॉम्पाइलेशन, ओरिजिन्स ऑफ द एक्स शी नेशन गॉड्स और प्राइमल मिथोलॉजिकल रूट्स ऑफ द वेस्टर्न नेशंस। यह देखकर लू शेंग सच में चौंक गया। इतनी बड़ी और तकनीकी संस्था सिर्फ पुराने मिथकों के पीछे इतनी बड़ी सैन्य सहायता वाली खोज चला रही थी। सोते हुए प्रोफेसर नेल्सन को देखते हुए लू शेंग के दिमाग में एक शरारती योजना बनने लगी। हैंग येन संगठन के पास तो बेहिसाब पैसा होगा, उसने सोचा। क्यों न इस मौके का फायदा उठाकर उनसे अच्छी खासी रकम निकलवा ली जाए। यह सोचकर वह हल्का हंस पड़ा। योजना तय होते ही वह वहां से हटने लगा। उसकी सुनहरी प्रोजेक्शन धीरे धीरे धुंध की तरह हवा में घुल गई। एक तेज आवाज के साथ उसका असली शरीर फिर उसी बड़े आइसबर्ग के पास दिखाई दिया जिसे उसने पहले देखा था। उसने उस विशाल बर्फ के टुकड़े को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, लगता है थोड़ी देर के लिए तुम्हारी मदद लेनी पड़ेगी। वह तेजी से उस बर्फीले पहाड़ की ओर बढ़ा। उसका शरीर तोप के गोले की तरह उछला और सीधे एंटार्कटिक ओशन के बर्फीले पानी में जा धंसा। उधर हैंग येन का वैज्ञानिक जहाज धीरे धीरे बर्फीले पानी में आगे बढ़ रहा था। जहाज के सामने वाले हिस्से में कप्तान और एक अधिकारी खड़े थे। 1 हफ्ते में हम मुख्य भूमि पहुंच सकते हैं, अधिकारी बोला। कप्तान ने दूरबीन से क्षितिज देखा और कहा, शायद उससे भी जल्दी। रिसर्च टीम अब काफी बेचैन हो रही है। कप्तान बोला, रिसर्च टीम के साथ काम करना आसान नहीं होता, लेकिन हमें प्रोफेसर नेल्सन की बात माननी पड़ती है। उनकी ताकत हैंग येन के बड़े नेताओं जितनी है। कोई भी उन्हें नाराज करने की हिम्मत नहीं करेगा। तभी कप्तान की कलाई पर लगा कम्युनिकेशन डिवाइस अचानक तेज अलार्म बजाने लगा। वह चौंक गया और तुरंत जवाब दिया। रिपोर्ट। क्या हुआ? दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज आई। कैप्टन, जहाज के नीचे अचानक एक तेज अंडरकरंट बन गया है। जहाज नियंत्रण से बाहर जा रहा है। सर, सामने देखिए। कप्तान का चेहरा पीला पड़ गया। हे भगवान! वह आइसबर्ग दिशा बदल रहा है। इंजन उल्टा चलाओ। जहाज मोड़ो, अधिकारी चिल्लाया। यह कैसे हो सकता है? अभी कुछ सेकंड पहले तो यह हमारे रास्ते में नहीं था। अगर कोई पूछे कि एंटार्कटिका में आलू कौन लगा रहा था, तो जवाब था लू शेंग। वह अभी उसी आइसबर्ग के अंदर छिपा हुआ था और अपने हाथों से उस विशाल बर्फ के टुकड़े को नियंत्रित कर रहा था। वह उस बर्फीले पहाड़ को सीधे लायन कंट्री के जहाज की ओर धकेल रहा था। तभी कहानी जैसे एक फिल्मी दृश्य में बदलती है। आकाश में 2 शक्तिशाली आकृतियां भिड़ रही हैं। एक पर सुनहरी रोशनी चमक रही है और दूसरा गहरे अंधेरे में लिपटा है। दोनों की भिड़ंत ऐसे लगती है जैसे रोशनी और छाया का प्राचीन युद्ध हो, देवताओं और राक्षसों की लड़ाई जैसा। उनकी ताकत से आकाश तक कांपने लगता है और धरती टूटने लगती है। लंबी लड़ाई के बाद एक विशाल विस्फोट दोनों को अलग कर देता है। सुनहरी योद्धा मुट्ठी कसकर चिल्लाता है, ईविल सप्रेशन फोर्स, तुम्हारा अंत तय है। मर जाओ और हमेशा के लिए गायब हो जाओ। वह दहाड़ता है और एक भयानक हथेली प्रहार करता है। धड़ाम! टक्कर से पहाड़ चूर चूर हो जाते हैं। काला योद्धा धरती में धंस जाता है और एक विशाल गड्ढा बन जाता है जहां से काली ऊर्जा और डरावने राक्षस निकलने लगते हैं। उस अंधेरे में बस 2 चमकती आंखें दिखाई देती हैं और आवाज गूंजती है, मैं अमर हूं। तुम मेरे शरीर को नष्ट कर सकते हो, लेकिन मेरी सत्ता नहीं। मैं फिर लौटूंगा। सुनहरी योद्धा हवा में खड़ा है।
अब उसका चेहरा साफ दिखाई देता है, छोटे बाल, आंखों में सुनहरी बिजली और शरीर पर चमकते पैटर्न। वह धीरे धीरे नीचे देखता है। उसके चारों ओर की सुनहरी आग बुझने लगती है। फिर वह बिना कुछ कहे पीछे गिर जाता है और गहराई में गिरने लगता है। धड़ाम! उसका शरीर समुद्र में गिरता है। वह ठंडे समुद्र में डूबता चला जाता है और अंत में एक गहरे ग्लेशियर के भीतर हमेशा के लिए सो जाता है। उसी समय प्रोफेसर नैप्सन अचानक झटके से जाग उठे। उनका शरीर ठंडे पसीने से भीगा हुआ था और वे जोर जोर से सांस ले रहे थे। क्या यह सिर्फ सपना था? नैप्सन को लगा जैसे उन्होंने कोई प्राचीन कथा देखी हो। उन्हें उस सुनहरी युवक का चेहरा साफ याद था। वह युवक कौन था? उन्होंने धीरे से कहा। शायद यह सपना नहीं, बल्कि कोई दिव्य संकेत था, उन्होंने सोचा और तुरंत इसे लिखने का फैसला किया। उन्होंने जल्दी जल्दी किताबें हटाईं और कागज कलम ढूंढने लगे। लेकिन तभी जहाज जोर से हिलने लगा। उनकी कलम कागज पर काली लकीर छोड़ गई। धत्त! वे खड़े हो गए। झटके इतने तेज थे कि जहाज कांप उठा। इंजन बंद हो गए और नैप्सन को तुरंत समझ आ गया, कुछ बहुत गलत हुआ है। वह केबिन से भागकर डेक पर पहुंचे। वहां नाविक और मार्शल आर्टिस्ट इकट्ठा थे। उन्होंने एक नाविक को पकड़कर पूछा, क्या हुआ? नाविक बोला, प्रोफेसर नैप्सन, हमारा जहाज एक विशाल आइसबर्ग से टकरा गया है। आइसबर्ग? इस जगह? नैप्सन हैरान रह गए। फिर अचानक उन्हें कुछ याद आया और वे चौंक उठे। यह असंभव है! वे जहाज के आगे भागे। वहां पहले से ही लोग इकट्ठा थे। उन्होंने कप्तान से पूछा, हमारी सेंसर प्रणाली होते हुए भी हम आइसबर्ग से कैसे टकरा गए? कप्तान ने पसीना पोंछते हुए कहा कि अचानक अजीब समुद्री धाराओं ने जहाज को खींच लिया। अच्छी बात यह है कि हमारे मार्शल आर्टिस्ट्स ने जल्दी प्रतिक्रिया दी, इसलिए नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, कप्तान बोला। नैप्सन ने पूछा, अगर नुकसान इतना कम है तो हम यहाँ रुके क्यों हैं? कप्तान धीमे स्वर में बोला, वह आइसबर्ग कुछ अजीब है। खुद देख लीजिए। कप्तान ने रास्ता छोड़ा। नैप्सन ने बर्फ के उस विशाल टुकड़े की ओर देखा और उनकी आंखें फैल गईं। उन्होंने कांपते हुए कहा, वह एक इंसान है। नैप्सन रेलिंग पकड़कर खड़े रहे। बर्फ के अंदर सच में एक इंसान जमे हुए था। उसका शरीर लंबा और ताकतवर था, चेहरा बेहद सुंदर और छोटे काले बाल। नैप्सन का दिल धड़क उठा। यह वही चेहरा था जो उन्होंने अपने सपने में देखा था। तो सच में? उन्होंने फुसफुसाया, प्राचीन देवता इस दुनिया में मौजूद हैं। अगले ही पल प्रोफेसर पर ऐसी खुशी और पागलपन भरा उत्साह छा गया कि वह लगभग कांपने लगे। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए आदेश देने लगे, जल्दी पूरी टीम को बुलाओ। इस बर्फ के टुकड़े को मुख्य परत से अलग करो। इसे बहुत सावधानी से मेरी मुख्य लैब में ले जाओ। जल्दी करो। इसी दौरान जहाज के एक निजी कमरे में एक ऊंचे दर्जे का अधिकारी आराम से बैठकर पुरानी महंगी शराब का आनंद ले रहा था। वह आदमी अपने महंगे पुराने वाइन का गिलास घुमा रहा था कि तभी एक अधीनस्थ तेजी से कमरे में आया और झुककर रिपोर्ट देने लगा। सर, जहाज हल्के से एक छोटे आइसबर्ग से टकरा गया था। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें बर्फ के अंदर एक पूर्वी आदमी की लाश मिली है। देखने में वह काफी असली लग रही है। अधिकारी ने आराम से एक और घूंट लिया। केबिन में धीमा संगीत बज रहा था और वह उसी ताल पर हल्का झूम रहा था। फिर उसने ऊब भरे अंदाज में पूछा, सिर्फ किसी पूर्वी जंगली की लाश है? इसमें मुझे क्यों दिलचस्पी होनी चाहिए? रिपोर्ट देने वाला बोला, मैंने खुद जाकर देखा था।
वह एक सामान्य इंसानी शरीर लगता है। गार्ड्स का कहना है कि शायद कोई साधक होगा जो अंटार्कटिका की ठंड में साधना करके ब्रेक थ्रू पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ठंड से मर गया और जम गया। यह सुनकर अधिकारी की सारी दिलचस्पी खत्म हो गई। कितना निराशाजनक, वह बुदबुदाया, जबकि रिपोर्ट देने वाला हैरानी से उसे देखता रह गया। अधीनस्थ ने आगे कहा, लेकिन अजीब बात यह है कि प्रोफेसर नैप्सन इस खोज को लेकर बेहद उत्साहित हैं। वह सबको बता रहे हैं कि यह किसी प्राचीन देवता का शरीर है। वह लगातार डिवाइन संकेत और स्वर्गीय भविष्यवाणियों की बातें कर रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि मिशन तुरंत खत्म करके आज ही मुख्य भूमि लौटना होगा। उस आदमी ने घमंडी मुस्कान के साथ आंखें बंद रखीं। नैप्सन हमेशा से पागल रहा है। उसे लगता है कि एग्जॉटिक बीस्ट्स और मार्शल आर्ट्स किसी ऊंची शक्ति का काम है। कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वह बूढ़ा खुश है तो उसे करने दो जो करना है। वैसे भी इस जहाज पर रहना अब बहुत उबाऊ हो गया है। दोनों आदमी हंस पड़े। नीचे सबसे निचले डेक की खास लैब में वह विशाल पारदर्शी बर्फ का टुकड़ा एक बड़े स्तंभ की तरह खड़ा था। उसके अंदर लू शेंग सोते हुए देवता की तरह शांत दिखाई दे रहा था। प्रोफेसर नैप्सन बर्फ के सामने खड़े थे और कांपती आवाज में बोले, हे देवताओं, बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने देखा था। यह वही अस्तित्व है। मोटे चश्मे के पीछे से वह लू शेंग को घूरते रहे। उनकी आंखों में पागलपन भरी चमक थी। चेहरे की हर रेखा, बाल की हर लट, कोई गलती नहीं हो सकती। यही वही देवता है जो मेरे सपने में आया था। प्रोफेसर नैप्सन कुछ मिनट तक खुद से बड़बड़ाते रहे, फिर अचानक जोश में अपनी डायरी उठा ली। मुझे इसे लिखना होगा। मेरे दर्शन का हर पल अभी भी ताजा है। नहीं, सिर्फ लिखना काफी नहीं, मुझे इसे चित्र में बनाना होगा, वह चिल्लाए। यही वह कुंजी है जो एग्जॉटिक बीस्ट्स और मार्शल आर्ट्स की असली उत्पत्ति बताएगी। जब यह सच दुनिया के सामने आएगा, तब मेरा नाम इस सदी के सबसे महान वैज्ञानिक के रूप में लिखा जाएगा। हाँ हाँ। प्रोफेसर नैप्सन पागलों की तरह लिखने लगे। लेकिन जैसे ही वह एक चार्ट देखने के लिए मुड़े, बर्फ के अंदर सो रहा काले बालों वाला युवक अचानक आंखें खोल देता है। लू शेंग बर्फ के अंदर बिल्कुल स्थिर रहा। वह शांत चेहरे से प्रोफेसर नैप्सन की उन्मादी हरकतों को देख रहा था। फिर उसने अपनी विशाल मानसिक शक्ति फैलाई और पूरे कमरे को स्कैन करना शुरू कर दिया। लैब बहुत बड़ी थी। बीच में एक विशाल प्रयोग टेबल था और चारों तरफ उन्नत मशीनें रखी थीं। दीवारों पर कांच की अलमारियां थीं जिनमें एग्जॉटिक बीस्ट्स के नमूने और ऊतक सुरक्षित रखे गए थे। यह साफ था कि यही नैप्सन का पूरा जेनेटिक संग्रह था। लू शेंग की मानसिक शक्ति फैलती गई और आखिरकार उसे कमरे के कोने में एक मजबूत फ्रिज मिला। उसकी मानसिक आंखें चमक उठीं। अंदर करीब 100 ट्यूब रखी थीं, ग्रेड 3 से लेकर ग्रेड 8 तक के मैरो फ्लूइड। जैकपॉट, उसने मन ही मन कहा। उसकी उम्मीद सही निकली। ऐसे वैज्ञानिकों के पास हमेशा ढेर सारे संसाधन होते हैं। उसे शुरू से पता था कि हुआंग येन के इस रिसर्च जहाज में घुसना ही इन दुर्लभ संसाधनों को पाने का सबसे आसान तरीका होगा। हुआंग येन संगठन के जेनेटिक्स प्रमुख होने के नाते नैप्सन को अपने प्रयोगों के लिए लगातार बीस्ट मैरो फ्लूइड चाहिए था। और लू शेंग ने यह भी नोटिस किया कि नैप्सन पहले से ही मिथकों और देवताओं के विचारों में आधा पागल हो चुका था। थोड़ी सी हिप्नोसिस और मानसिक मार्गदर्शन से उसे अपनी योजना का कठपुतली बनाना बहुत आसान होगा। हालांकि नैप्सन संगठन में बड़ा नाम रखता था, लेकिन असल में वह एक सामान्य इंसान ही था जिसके पास कोई असली मार्शल शक्ति नहीं थी।
लू शेंग ने सोचा कि जिस मानसिक भ्रम तकनीक से उसने पहले ली डाई को नियंत्रित किया था वह नैप्सन पर तो और भी ज्यादा असर करेगी। लू शेंग ने ठंडे दिमाग से अपनी अगली चालें तय करनी शुरू की। उसे नैप्सन के मन में लगातार मानसिक सुझाव डालने होंगे ताकि सपनों और हकीकत की सीमा मिट जाए। धीरे धीरे नैप्सन प्राचीन देवता का सबसे कट्टर भक्त बन जाएगा और वह देवता होगा खुद लू शेंग। उसी समय प्रोफेसर नैप्सन, जो अभी तक पागलों की तरह लिख रहे थे, अचानक रुक गए। रुको, यह तो समस्या है, उन्होंने धीरे से कहा। यह दर्शन सिर्फ मैंने देखा है। मैं खुद को तो यकीन दिला सकता हूं कि ये देवता सच में हैं, लेकिन बाकी दुनिया को कैसे साबित करूं? अब नैप्सन को अपनी परेशानी समझ आ गई। मुझे दिव्य आदेश मिला है, लेकिन बाकी सब अंधे हैं। सिर्फ एक जमी हुई लाश से मैं कैसे साबित करूं कि देवता सच में हैं? यह काफी नहीं है। वह सिर पकड़कर लैब में चक्कर लगाने लगे। तभी उनके दिमाग में एक शांत आवाज गूंजी। एक आसान तरीका है। देवताओं को खुद बोलने दो। नैप्सन चौंक कर इधर उधर देखने लगे। देवता खुद बताएं। लेकिन यह कैसे होगा? वह आवाज फिर बोली, बहुत आसान है। देवता को फिर से जीवित करो। जब वह फिर से इस दुनिया में प्रकट होगा, तब सारी शंकाएं खुद खत्म हो जाएंगी। नैप्सन जैसे सम्मोहन में थे। वह धीरे धीरे शब्द दोहराने लगे। जब देवता वापस आएगा, सारी शंकाएं खत्म हो जाएंगी। अचानक उनकी आंखें चमक उठीं। वह फिर से पागल उत्साह में भर गए। यही जवाब है। अगर मैं देवता को जीवित कर दूं, तो इससे बड़ा सबूत क्या होगा? उन्होंने बर्फ के अंदर बंद लू शेंग को देखा और कल्पना करने लगे कि जब उसकी आंखें खुलेंगी तो दुनिया हिल जाएगी। वह लैब में दौड़ते हुए हंसने लगे। हाँ, मैं सिर्फ वैज्ञानिक नहीं हूं, मैं देवताओं को पुनर्जीवित करने वाला हूं। मैं ही देवताओं को वापस लाऊंगा। नैप्सन ने मुट्ठी भींच ली। मैं नैप्सन, इस दुनिया को फिर महान बनाऊंगा। मैं असली जीनियस हूं, वह चिल्लाए। बर्फ के अंदर लू शेंग यह सब देख रहा था और हल्की मुस्कान उसके होठों पर आ गई। खुद को जीनियस समझता है, उसने सोचा। तो फिर मैं जीनियसों का मालिक हुआ। इसी समय दुनिया के दूसरे हिस्से में वायु फेई की विशाल विला खड़ी थी। एक शांत प्रशिक्षण कक्ष में डॉन्ग किंग्स आंखें बंद करके गहरी साधना में बैठी थी। अचानक उसने अपनी चमकती आंखें खोल दीं। उसकी नजर इतनी तेज थी जैसे हवा को चीर रही हो। उसकी मानसिक शक्ति लहर की तरह बाहर फैली। उसने अपना हाथ उठाया और 6 भारी लोहे की गेंदों को हवा में घुमाने लगी। फिर उसने अचानक हवा में एक जोरदार हथेली प्रहार किया। धड़ाम! लोहे की गेंदें सैकड़ों टुकड़ों में टूट गईं। तभी उसकी जेब में रखा फोन बज उठा। डॉन्ग किंग्स ने हल्का भौहें सिकोड़कर फोन उठाया। स्क्रीन पर एक छोटा सा मैसेज था, सब ठीक है, चिंता मत करो। लू शेंग यह पढ़ते ही उसकी आंखें फैल गईं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। लू शेंग, वह धीरे से बोली। उसी समय किन शाओजून पास से आता हुआ बोला, डॉन्ग किंग्स, खबर सुनी? सामने से अपडेट आ गए हैं। जब उसने डॉन्ग किंग्स को फोन पकड़े खड़े देखा तो मुस्कुरा दिया। लगता है तुम्हें भी मैसेज मिल गया। पिछले 2 महीनों से लू शेंग गायब था और डॉन्ग किंग्स की चिंता बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब वह छोटा सा संदेश उसके दिल से भारी बोझ हटा चुका था। उसने आसमान की ओर देखते हुए सोचा, लू शेंग, तुम वापस कब आओगे? तभी फोन फिर बीप हुआ। लू किंग का मैसेज था, सिस्टर किंग्स, मेरा भाई जिंदा है।
उसने खबर भेजी है। डॉन किंग्स ने तुरंत जवाब दिया, हाँ किंग, मुझे पता है। उधर निंघाई सी में सेना की खोज टीम पिछले 60 दिनों से लगातार तलाश कर रही थी। ईस्टर्न मिलिट्री रीजन का मार्शल हर दिन जहाज के डेक पर खड़ा रहता था और उम्मीद करता था कि लू शेंग अचानक समुद्र से निकल आएगा। अचानक एक जनरल दौड़ता हुआ आया। मार्शल, लू शेंग ने सिग्नल भेजा है, वह सुरक्षित है। मार्शल के चेहरे पर खुशी आ गई। बहुत बढ़िया, उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि पूरी टीम वापस लौटे। दूसरी ओर डिस्कवरी रिसर्च जहाज दक्षिणी महासागर की खतरनाक यात्रा पूरी कर चुका था। जहाज एक गुप्त द्वीप की ओर बढ़ा जो किसी भी उपग्रह नक्शे में नहीं दिखता था, गोल्डन रिंग आइलैंड। पूरा द्वीप एक किले की तरह था, आधुनिक हथियार, हजारों मार्शल आर्टिस्ट्स और समुद्र के नीचे विशाल गुप्त बेस। जहाज के रुकते ही लोग उतरने लगे। उनके साथ 3 शक्तिशाली योद्धा भी थे, एक ग्रांड मास्टर और 2 मास्टर्स। भूरे बालों वाला मास्टर खिंचाव लेते हुए बोला, यह मिशन कितना उबाऊ था। ग्रांड मास्टर मिल्टन एक्साइस ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा, धैर्य रखो, ऐसी कठिनाइयां भी साधना का हिस्सा होती हैं। जैसे ही दोनों अधीनस्थ अपनी चापलूसी की चरम सीमा पर पहुंच रहे थे और मिल्टन एक्साइस अपने ही अहंकार की चमक में डूबा हुआ था, तभी पास ही अचानक तेज और घबराहट भरी हलचल मच गई। इस शोर ने उनका ध्यान खींच लिया और उनकी नजरें डॉक की तरफ मुड़ गईं। आराम से बेवकूफों, कोनों का ध्यान रखो, इसे टकराने मत देना। आवाज की दिशा में देखते ही तीनों ताकतवर लोगों ने एक बूढ़े आदमी को देखा जो मोटी डाउन जैकेट पहने हुए था और घबराहट में क्रू के लोगों को निर्देश दे रहा था। वे लोग जहाज के होल्ड से एक भारी भरकम मिश्र धातु का ताबूत उठा रहे थे। प्रोफेसर नैप्सन जोर जोर से चिल्ला रहा था और हाथ हिला हिलाकर इशारे कर रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट और जुनून दोनों साफ दिख रहे थे, मानो उस धातु पर एक खरोंच भी लग गई तो दुनिया खत्म हो जाएगी। सुनहरे बालों वाला मास्टर यह तमाशा देखकर साफ साफ नफरत भरे भाव से बोला, उस बूढ़े मूर्ख नैप्सन को देखो। क्या उसे सच में लगता है कि वह जमी हुई लाश कोई पवित्र अवशेष है? उसके बगल में खड़ा भूरे बालों वाला आदमी भौहें सिकोड़ते हुए हंसा। उसकी आवाज में साफ मजाक था। मैंने सुना है कि वह उस लाश को फिर से जिंदा करने की कोशिश करने वाला है। सोचो जरा, मरे हुए को वापस जिंदा करना। मैंने इससे ज्यादा बेवकूफी भरी बात कभी नहीं सुनी। जब दोनों मास्टर्स उस अजीब वैज्ञानिक का मजाक उड़ाते रहे, तब नीले बालों वाला ग्रांड मास्टर मिल्टन एक्साइस थोड़ा जिज्ञासु हो गया। उसने मिश्रधातु के ताबूत की चिकनी बनावट को गौर से देखा और उसके मन के पीछे कहीं एक अजीब सी बेचैनी जागने लगी। थोड़ा सोचने के बाद मिल्टन एक्साइस अचानक शिकारी जैसी चाल से ट्रांसपोर्ट टीम की ओर बढ़ा। 1 मिनट, उसने आदेश दिया। उसकी आवाज में ऊंचे पद का दबाव साफ था। क्रू के सदस्य तुरंत रुक गए। उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए और वे कांपते हुए सम्मान से सलामी देने लगे। लॉर्ड मिल्टन, 10th रिंग सील मास्टर। सर, क्या मैं पूछ सकता हूं आपको क्या चाहिए? मिल्टन एक्साइस जवाब देता उससे पहले ही प्रोफेसर नैप्सन भागता हुआ आगे आया, अपने हाथ ऐसे फैलाकर जैसे कोई चिड़िया अपने घोंसले को बचा रही हो। उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी। वह जोर से चिल्लाया, मिल्टन एक्साइस, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? यह मेरा निजी रिसर्च प्रोजेक्ट है, मेरा कीमती प्रयोग। इससे दूर रहो, यहां से चले जाओ। मिल्टन एक्साइस ने बूढ़े आदमी की तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। उसने बस अपनी आभा को हल्का सा झटका दिया और तुरंत अदृश्य शक्ति की लहर फूट पड़ी, जिसने प्रोफेसर नैप्सन के कमजोर शरीर को तूफान में उड़ते पत्ते की तरह पीछे फेंक दिया।
प्रोफेसर नैप्सन हवा में उछलकर दूर जा गिरा। उसका शरीर उलझी हुई हालत में जमीन पर ढेर हो गया। पास खड़े दो क्रू सदस्य घबराकर चिल्लाए और तुरंत उस गिरे हुए वैज्ञानिक की मदद के लिए दौड़े। प्रोफेसर, क्या आपको चोट लगी? मिल्टन एक्साइस ने अपने कारण बने इस हंगामे को पूरी तरह अनदेखा कर दिया। वह सीधे मिश्रधातु के ताबूत की ओर बढ़ा। मैं तो बस देखना चाहता हूं कि आखिर इतनी हलचल किस बात की है, वह बड़बड़ाया। प्रोफेसर नैप्सन किसी तरह खड़ा हुआ। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह बेबस होकर चिल्लाया, मिल्टन, तुम बस एक साधारण डाकू हो, गुंडे हो, जंगली हो। तुम्हें ऊंची विज्ञान की कोई समझ नहीं। तुम मेरी जिंदगी भर की मेहनत छीनने की कोशिश कर रहे हो। चीखते बूढ़े को नजरअंदाज करते हुए मिल्टन एक्साइस ने अपना क्यूआई इकट्ठा किया और लोहे जैसी उंगलियों से ताबूत के लॉक की ओर हाथ बढ़ाया। वह यहीं उसी वक्त उसे खोलना चाहता था। चलो देखता हूं तुम्हारा यह भगवान सच में कितना खास है। ताबूत के अंधेरे और शांत अंदरूनी हिस्से में लू शेंग का दिमाग पूरी तरह सतर्क था। जैसे ही उसने ग्रांड मास्टर के हाथ के करीब आने का एहसास किया, उसके अंदर एड्रेनालिन दौड़ गया। कमाल है, उसने सोचा, अगर यह लेवल 8 वाला सच में मेरी त्वचा छू ले या मेरी मेरिडियन जांच ले, तो मेरा पूरा नाटक यहीं खत्म हो जाएगा। मिल्टन एक्साइस का हाथ, जिसमें उसकी मानसिक ऊर्जा की हल्की चिंगारियां चमक रही थीं, धीरे धीरे धातु के ढक्कन की ओर बढ़ रहा था। लू शेंग मन ही मन गाली दे रहा था। उसकी आंतरिक ऊर्जा स्प्रिंग की तरह कसने लगी। धत्तेरे की, क्या सच में हाथ लगाने का इरादा है? अगर मुझे मजबूर किया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। अंधेरे में लू शेंग की मुट्ठी कस गई। उसकी आध्यात्मिक शक्ति जहरीले सांप की तरह वार करने को तैयार थी। लेकिन जैसे ही मिल्टन एक्साइस की उंगलियां ठंडी मिश्रधातु को छूने वाली थीं, वह अचानक रुक गया। उसने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया क्योंकि तभी हवा में एक तेज इलेक्ट्रॉनिक बीप गूंज उठी। यह उसका निजी संचार उपकरण था, जो एक बेहद जरूरी और उच्च प्राथमिकता वाले सिग्नल के साथ कंपन कर रहा था। मिल्टन एक्साइस ने स्क्रीन पर आए एन्क्रिप्टेड संदेश को देखा और उसके चेहरे के भाव हल्के से बदल गए। बिना कुछ कहे वह ताबूत से मुड़ा और चलने लगा, जैसे उसकी सारी दिलचस्पी खत्म हो गई हो। छोड़ो भी, आखिर यह बस एक लाश ही तो है। रिपोर्ट बनाने की झंझट के लायक नहीं। मुझे इससे ज्यादा जरूरी काम करने हैं। अपने धातु के सुरक्षित ठिकाने के अंदर लू शेंग ने शरीर से तनाव उतरते महसूस किया और धीरे से राहत की सांस ली। यह सच में बहुत करीबी बचाव था। उसकी मानसिक शक्ति साधारण सेंसरों से उसकी जीवन संकेतों को छुपा सकती थी, लेकिन इतनी नजदीक से एक लेवल 8 रिंग सील ग्रांड मास्टर को धोखा देना उसकी मौजूदा हालत की सीमा तक पहुंचना था, खासकर तब जब उसका शरीर अभी भी कमजोर रिकवरी चरण में था और किसी शारीरिक जांच को झेल नहीं सकता था। हालांकि लू शेंग को भरोसा था कि वह मानसिक जांच या सम्मोहन से खुद को बचा सकता है, लेकिन वह जानता था कि ये लोग पूरी तरह मूर्ख नहीं हैं। अगर वह मृत होने का नाटक करते पकड़ा जाता, तो उसे इस बेस से निकलने के लिए खून खराबे वाली लड़ाई लड़नी पड़ती। किस्मत से वह परेशान करने वाली कॉल मिल्टन एक्साइस को दूर ले गई। प्रोफेसर नैप्सन ने क्रू पर हाथ लहराते हुए चिल्लाया, वह जंगली चला गया। वहां खड़े क्या देख रहे हो? काम पर लगो और इसे लैब में ले जाओ। बूढ़ा आदमी अब भी गुस्से से उबल रहा था, क्योंकि अभी अभी उसकी इज्जत को ठेस लगी थी। वह घमंडी मिल्टन, मैं इसकी शिकायत जरूर लॉर्ड हैरोल्ड से करूंगा। फिर उसने आदेश दिया, चलो। 5 मिनट के अंदर यह ताबूत मेरी निजी लैब में होना चाहिए। उसके दबाव में क्रू सदस्य जल्दी जल्दी उस मिश्रधातु के ताबूत को सुविधा के अंदर ले जाने लगे।
उच्च सुरक्षा वाली प्रयोगशाला के अंदर पहुंचने के बाद प्रोफेसर नैप्सन ने खास चुंबकीय लैंप सक्रिय किए ताकि भारी ताबूत को सीधा खड़ा किया जा सके। जैसे ही सील खुली, बूढ़े आदमी के मुंह से सदमे भरी तेज सांस निकल गई। धातु के कक्ष के अंदर काले बालों वाला युवक पड़ा था और उसका शरीर कुछ दिन पहले से भी ज्यादा ताकतवर और जीवंत लग रहा था। सबसे हैरानी की बात यह थी कि जो सुनहरा मज्जा द्रव पहले ऊपर तक भरा हुआ था वह पूरी तरह गायब था, लीक नहीं हुआ था बल्कि पूरी तरह अवशोषित हो गया था। प्रोफेसर नैप्सन के हाथ कांपने लगे और वह हकलाते हुए बोला, द्रव सब अवशोषित हो गया। यह सच में काम कर गया। देवता सच में ठीक हो रहे हैं। अगर पर्याप्त ऊर्जा मिलती रही तो यह देवता पूरी तरह पुनर्जीवित हो जाएगा। इस अभूतपूर्व खोज ने प्रोफेसर नैप्सन को लगभग पागल कर दिया। वह लैब में पिंजरे में बंद जानवर की तरह चक्कर लगाने लगा और फिर संचार कंसोल पर झपट पड़ा। यह प्रोफेसर नैप्सन बोल रहा हूं। मैं आपातकालीन अधिकार लागू कर रहा हूं। इस महीने की मेरी सारी पुनर्जन्म शोध कोटा तुरंत ग्रेड 8 मैरो फ्लूइड में बदल दो। नहीं, अगले महीने का हिस्सा भी जोड़ दो, सब अभी भेजो। मुझे बड़ी मात्रा में बीस्ट ब्रेन फ्लूइड और ताज़ा कोशिका ऊतक भी चाहिए। 30 मिनट के अंदर सब कुछ इस लैब में पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। 1 घंटे के भीतर ही उच्चग्रेड मैरो फ्लूइड की भारी मात्रा पसीना बहाते तकनीशियनों द्वारा लैब में लाई गई। जल्दी करो, प्रोफेसर का आदेश है। सेक्टर का हर ट्यूब यहाँ चाहिए। प्रोफेसर नैप्सन खुले मिश्रधातु के ताबूत के ऊपर झुक गया। उसकी आंखों में वैज्ञानिक जिज्ञासा और धार्मिक श्रद्धा दोनों चमक रही थीं जब उसने खुद बोतल खोली और चमकता हुआ मैरो फ्लूइड लू शेंग के शरीर पर डालना शुरू किया। बूढ़ा आदमी खुशी से लगभग नाच रहा था। अपने सूखे हाथ ताली की तरह बजाते हुए वह देख रहा था कि द्रव युवक की त्वचा को छूते ही गायब हो रहा है। बस यही। हाँ, सब सोख लो, जितना चाहिए उतना लो मेरे प्रभु, तभी तो आप अपनी नींद से जागेंगे। नैप्सन का चेहरा लाल हो गया था और उसकी आंखों में पागलपन साफ दिख रहा था। लेकिन ताबूत के अंदर से नजरिया बिल्कुल अलग था। जैसे ही लू शेंग ने महसूस किया कि उच्चग्रेड ऊर्जा की लगातार धारा उसकी त्वचा के रोमछिद्रों से भीतर जा रही है और मेरिडियनों में भर रही है, वह लगभग आनंद से कराह उठा। यह एहसास कमाल का था। असल साधना ऐसी ही होनी चाहिए। उसकी सभी चोटें पहले ही ठीक हो चुकी थीं और अब उसके एटर्नल स्टार बॉडी की 22 अमर कोशिकाएं भूखी खालीपन की स्थिति में थीं। यह मैरो फ्लूइड ठीक उसी समय आ रहा था जैसे सूखा स्पंज अचानक पानी में डूब जाए। उसका शरीर हर बूंद को लालच से निगल रहा था और हर धुंधली कोशिका चमकदार रोशनी से जगमगाने लगी। 23वीं अमर कोशिका आखिर अंकुरित होने लगी है, लू शेंग ने मन ही मन हिसाब लगाया। पिछले 15 दिनों में वह कम से कम 8 मिलियन क्रेडिट की सर्वोत्तम मैरो फ्लूइड पी चुका था। हर बार जब ताबूत का भंडार थोड़ा भी कम होता, पागलसा प्रोफेसर नैप्सन तुरंत सबसे महंगा विकल्प लाकर उसे फिर से भर देता। हाईटेक टैंक के अंदर लेटे हुए लू शेंग को चुपचाप हैरानी भरी सांस लेनी पड़ी। इस अजीब प्रोफेसर के पास संसाधनों की पहुंच उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। वह मानो चलता फिरता खजाना था। अगर इसी रफ्तार से चलता रहा तो इस छोटे से सफर में दर्जनों नई अमर कोशिकाएं बन सकती हैं, लू शेंग ने सोचा। यह संगठन सच में बेहद अमीर था और वह इन्हें पूरी तरह निचोड़ने वाला था। अब उसे लग रहा था कि रिंग सील बेस में घुसपैठ करने की उसकी योजना वाकई शानदार थी। और कहाँ इतनी भरपूर साधना सामग्री मिलती जो खत्म होते ही फिर भर दी जाती, ऊपर से इतनी सुरक्षित जगह भी। यह शायद दुनिया की सबसे अच्छी साधना जगह थी। यहाँ हर अतिरिक्त दिन उसकी ताकत बढ़ा रहा था।
और अगर कभी पकड़ा भी गया तो वह बस लड़ते लड़ते बाहर निकल जाएगा। मैंने इलाके को पहले ही स्कैन कर लिया है, उसने मन में सोचा। इस पूरे बेस में सबसे ताकतवर मौजूदगी मुश्किल से 9th लेवल मार्शियल सेंट है। मेरी 22 अमर कोशिकाएं सक्रिय हैं। एक सामान्य मार्शियल सेंट को तो मैं कुत्ते जैसा समझ सकता हूं। यहां मेरी साधना जितनी तेज बढ़ रही है, लेवल 9 से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह तय करने के बाद लू शेंग ने पूरे 1 साल की गहरी एकांत साधना शुरू कर दी। पूरा 1 साल पलक झपकते गुजर गया। गोल्डन रिंग बेस के अंदर एक उच्च सुरक्षा सम्मेलन कक्ष में कई लोग चुपचाप बैठे थे और हर एक से बेहद शक्तिशाली आभा निकल रही थी। मेज के सिर पर एक विशाल आकृति की होलोग्राफिक प्रोजेक्शन चमक रही थी, जिसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था और वह ऊपर से सबको ऐसे देख रहा था जैसे कोई विशाल न्यायाधीश। चमकदार चांदी जैसे बालों वाली एक सख्त स्वभाव की महिला ने चुप्पी तोड़ी। यह बैठक 2 महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए बुलाई गई है, आने वाली वर्ल्ड ग्रांड मास्टर कॉन्फ्रेंस की रणनीति और हाल ही में खोजे गए ऊर्जा क्रिस्टल उत्पादन स्थल की जानकारी। मैं उम्मीद करती हूं कि हमारे 20 सबसे शक्तिशाली रिंग सील इम्प्रिंटर्स पूरी तरह इन लक्ष्यों पर ध्यान देंगे। इस साल मिलने वाले संभावित लाभ पिछले कई दशकों से कहीं ज्यादा बड़े हैं, उसने आगे कहा। पिछले साल ड्रैगन नेशन में असफल अभियान के दौरान ब्लैक मेगा सोसाइटी को भारी नुकसान हुआ। उनकी आधी से ज्यादा एलीट ताकत खत्म हो गई। काफी संभावना है कि वे इस प्रतियोगिता से पूरी तरह हट जाएंगे, जिससे हमारे लिए बड़ा अवसर बनेगा। सामने बैठा एक मध्य उम्र का आदमी आगे झुका, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। क्या यह जानकारी पक्की है? आखिर ऐसा कौन सा दैत्य होगा जिसने ब्लैक मेगा सोसाइटी को इतना नाराज कर दिया कि वे घायल जानवरों की तरह पीछे हट जाएं? चांदी बालों वाली महिला ने एक उंगली उठाई, उसका चेहरा गंभीर था। विवरण अभी भी स्पष्ट नहीं है। ड्रैगन नेशन की सरकार पूरी तरह मीडिया ब्लैकआउट रखे हुए है और जानकारी पर सख्त नियंत्रण है। लेकिन हमारी गुप्त जानकारी बताती है कि इसका कारण ड्रैगन नेशन का एक नया उभरा हुआ मार्शियल सेंट है। क्या? ड्रैगन नेशन में नया मार्शियल सेंट? यह खबर कमरे में जैसे बम की तरह गिरी। वहां मौजूद सभी शक्तिशाली लोग चौंक गए और तुरंत आपस में फुसफुसाने लगे। एक एजेंट अविश्वास में बोल पड़ा, यह असंभव है। लॉन्ग लुओ पहले ही चौथा मार्शियल सेंट कैसे पैदा कर सकता है? चांदी बालों वाली महिला ने कंसोल कसकर पकड़ा और धीमी आवाज में बोली, एक्सट्रीम दाओ मार्शियल सेंट झाओ जी, जो लॉन्ग लुओ के 3 स्तंभों में से एक है, उसकी हार की पुष्टि कई स्रोतों ने की है। उसे इस नए व्यक्ति ने बुरी तरह हरा दिया और जान बचाकर भागना पड़ा। यह अब अफवाह नहीं है, बल्कि सच्चाई है। चश्मा पहने मध्य उम्र के आदमी ने चिंता जताई, अगर यह नया व्यक्ति झाओ जी से भी ज्यादा ताकतवर है, तो क्या उसकी मौजूदगी इस बार ऊर्जा क्रिस्टल हासिल करने की हमारी रणनीति को बिगाड़ नहीं देगी? विशाल होलोग्राम झिलमिलाया और उसकी गूंजती धातु जैसी आवाज कमरे में भर गई। मैंने ताजा युद्ध रिपोर्ट देख ली है। झाओ जी हार गया, लेकिन उसने उस नए मार्शियल सेंट को उसकी अंतिम चाल इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। उस आखिरी टकराव में नया मार्शियल सेंट भी गंभीर आत्मिक घावों से घायल हुआ। हमारी निगरानी के अनुसार वह पूरी तरह गायब हो चुका है। संभव है कि वह अपनी ऊर्जा स्थिर करने के लिए कहीं छिपा हुआ है। इसलिए हमारी मौजूदा योजना पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ब्रीफिंग जारी रखो, विशाल आकृति ने आदेश दिया। महिला ने सिर हिलाया और होलोग्राफिक नक्शा उत्तरी क्षेत्र पर घुमा दिया। मुख्य लक्ष्य नॉर्दर्न दयांग क्षेत्र में हाल ही में दिखाई दी ऊर्जा असामान्यता। उसने तेजी से अक्षांश देशांतर निर्देशांक बताए और इंटरफेस पर उंगलियां चलाने लगी। विशाल आकृति आगे झुकी।
क्या तुम्हें इन निर्देशांकों पर पूरा भरोसा है? 70% से ज्यादा संभावना है, महिला ने कहा। डार्क स्टार ब्लैक डीमन सोसाइटी और अन्य संगठनों में हमारे जासूसों ने भी यही संकेत दिए हैं। इसके अलावा डार्क स्टार पहले ही अपनी अग्रिम टुकड़ियां इन निर्देशांकों की ओर भेज चुका है। विशाल आकृति ने धीरे धीरे सिर हिलाया और कमरे में आने वाली हिंसा का भारी माहौल फैल गया। बहुत बढ़िया, हम पहले हमला करेंगे, उसने कहा। मैं फर्स्ट से फोर्थ वैंग सील्स और फोर्थ से सिक्स्थ जोंग सील्स की तुरंत तैनाती का आदेश देता हूं। आप सब मेरी सीधी कमान में चलेंगे, चश्मा पहने आदमी ने आश्चर्य से पूछा। सर, क्या आप खुद इस अभियान का नेतृत्व करेंगे? क्या स्थिति इतनी गंभीर है? विशाल प्रोजेक्शन ठोस हुआ और उसकी आंखें ठंडी चमक से जल उठीं। अगर यह सच में इतना बड़ा ऊर्जा स्रोत है, तो डार्क स्टार ब्लैक डीमन सोसाइटी के मार्शल सेंट्स भूखे भेड़ियों की तरह यहां आएंगे। अगर मैं सामने नहीं रहा, तो तुम सब बस तोप का चारा बन जाओगे। सबने चुपचाप सिर झुका दिए। प्रोजेक्शन धीरे धीरे गायब होने लगा। अगर कोई और बात नहीं है, तो बैठक समाप्त। रुकिए 1 मिनट। तभी एक लंबा चौड़ा गंजा एजेंट अचानक खड़ा हो गया। उसकी कुर्सी फर्श पर घिसट गई। कमांडर, मेरे पास एक बेहद जरूरी मामला है जिसे तुरंत आपके फैसले की जरूरत है। यह गंभीर आंतरिक उल्लंघन है।